29 मई 1942 को हिटलर से मुलाकात करने एक इंडियन जर्मनी पहुंचता है। मिलने वाले से हिटलर की आदत होती है कि वो सुरक्षा कारणों से अपने जैसे 10 लोगों को अपने पास रखता है जो दिखते हिटलर जैसे ही हैं, और अगर कोई मिलने की कोशिश करता है तो पहले उसके पाले गए गुर्गे मिलने के लिए जाते हैं। 29 मई 1942 को कुछ ऐसा ही हुआ और एक व्यक्ति दिखने में बिल्कुल हिटलर जैसे आकर बोला, हेलो, मैं हिटलर हूं, और हाथ आगे बढ़ाया। बोला, आप कैसे हो? भारतीय व्यक्ति ने बोला, आई एम सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया, आई वॉन्ट टू मीट एडोल्फ हिटलर। जो व्यक्ति वापस लौट गया। दूसरा व्यक्ति आया, बोला, हेलो, दिस इज एडोल्फ हिटलर, और हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। नेताजी ने हाथ मिलाया और बोला, आई हैव टू मीट हिटलर ओनली, और वह व्यक्ति भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक हिटलर जैसे ही दिखने वाला तीसरा व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने उस इंडियन के सामने आकर खड़ा हुआ और उनको देखने लगा। फिर इंडियन ने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, हेलो, माय नेम इज सुभाष चंद्र बोस एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। हिटलर ने नेताजी से पूछा कि मुझे कैसे पहचाने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आने वाला हाथ बढ़ाता है और मिलाता है, जबकि आपके पाले गए लोग खुद आगे हाथ बढ़ा रहे थे और मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान लिया। हिटलर ने नेताजी से उनके आगमन के पीछे का उद्देश्य पूछा। नेताजी ने हिटलर द्वारा लिखे गए एक माइक काम्फ नामक आत्मचित्रण में भारत और भारत के लोगों की बुराई की थी, उस पर आपत्ति जताई। नेताजी ने उसके लिए हिटलर से बात की। हिटलर ने नेताजी से माफी मांगी। हिटलर ने वादा किया कि वह अगले संस्करण में इस डिस्क्रिप्शन को हटा देगा। नेताजी ने हिटलर से भारत के आजादी की बात की, अपने लहजे में छेड़। हिटलर की जुबान को सुनकर नेताजी ने बहुत आसानी से समझ लिया कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। और 8 मार्च 1943 को नेताजी कील बंदरगाह से आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। वह पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मडागास्कर तक ले गई। वे दोनों तैरकर इंतजार कर रहे जापानी पनडुब्बी तक गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन्हीं दो देशों की नौसेनाओं के बीच ये पहली बार व्यक्तियों की अदला बदली हुई थी। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पदांग बंदरगाह तक ले गई। पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रास बिहारी बोस ने अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व नेताजी को सौंपा था। जापान के निवर्तमान प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तेइजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग देने का आश्वासन दिया। कई दिनों बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के संसद में भाषण दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में अजी हुकूमते आजाद हिंद की स्थापना की। इस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार के वे खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। साथियों, इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बनाए गए। साथियों, जरा वीडियो में हम पीछे चलते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी जापान और जर्मनी से मदद लेने के लिए प्रयास कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को नेताजी को खत्म करने के लिए आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने
सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेवा के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। आइए जानते हैं कि नेताजी की पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था, उनका परिवार कहां से संबंधित था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी के यहां हुआ था। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी की शिक्षा पूरी करने के बाद 1909 में सुभाष ने रेनवेशा कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास का सुभाष के चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की उम्र में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया। सन 1915 में बीमार होने की स्थिति में सुभाष ने इंटरमीडिएट की परीक्षा सेकेंड डिवीजन में पास किया, द्वितीय श्रेणी में। सन 1916 में जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र से ऑनर्स कर रहे थे, एक छात्र की एक कॉलेज के अध्यापक से विवाद हो गया, झगड़ा हुआ और बात बहुत बढ़ गई। सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों की तरफ से मोर्चा संभाला और उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया और कॉलेज में 1 साल के लिए परीक्षा देने से मना कर दिया गया, जो एक बहुत कम लोगों को पता है, एक रहस्य है। क्या आपको पता है कि 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए सुभाष ने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। सेना में जाने का मन होते हुए भी उन्होंने स्कॉटिश कॉलेज में एडमिशन ले लिया। खाली समय बिताने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल कॉलेज में एग्जाम दिया और फोर्ट विलियम कॉलेज में रिक्रूट के रूप में एडमिशन पा गए। साथियों, अब की बार इंटरमीडिएट की तरह कम मार्क्स ना आ जाएं, सुभाष चंद्र बोस ने खूब मेहनत की और बीए ऑनर्स प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। कोलकाता यूनिवर्सिटी में उनका दूसरा स्थान था। उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस की परीक्षा पास करें। हर एक पिता की होती है। उम्र की वजह से सुभाष के पास केवल एक ही बार परीक्षा दे सकते थे, केवल एक चांस बचा था। उन्होंने अपने पिताजी से सोचने के लिए 24 घंटे का समय लिया ताकि वह परीक्षा देने या न देने पर निर्णय ले सके। उस समय सारी रात वह जागते रहे कि क्या करें और वह सही हो। आखिरकार सुबह होते होते अपनी मां के साथ सलाह मशविरा कर उन्होंने परीक्षा देने का निर्णय ले लिया और 15 सितंबर 1919 को वह इंग्लैंड चले गए। परीक्षा देने के लिए तैयारी हेतु उन्हें कोई कॉलेज एडमिशन ही नहीं मिला। एनी हाउ किड्स विलियम हॉल में उन्होंने मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ऑनर्स की परीक्षा पास की। हॉल में एडमिशन एक तरीका था, उन्हें तो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना था। एडमिशन होने के बाद उनके रहने और खाने की सुविधा हो गई। 1920 में आईसीएस की परीक्षा की उत्तीर्ण सूची में उनका नाम ही नहीं आया, बल्कि उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी और अपने मन की बात बताई। उन्होंने लिखा कि मेरे दिल में और दिमाग में महर्षि दयानंद और महर्षि अरविंद घोष ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह कैसे अंग्रेजों की गुलामी कर पाएंगे। अंततः बहुत विचार करने के बाद उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू को आईसीएस पद से त्याग पत्र सौंप दिया। साथियों, साथ ही एक पत्र चितरंजन दास को भी लिखा। उन्हें एक पत्र अपने माता पिता से भी प्राप्त हुआ और लिखा था, हमें अपने बेटे के फैसले पर गर्व है। सन 1921 में सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए। साथियों, जब सुभाष भारत आए तो देश गुलामी की आग में झुलस रहा था। सुभाष ने पहले ही
चित्तरंजन दास से हाथ मिलाकर काम करने की इच्छा जता दिया था। देश लौटकर रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मुंबई जाकर महात्मा गांधी जी से मिलने का आग्रह किया, क्योंकि उस समय गांधी जी मुंबई में ही निवास करते थे। 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी की सलाह पर सुभाष कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने लगे। दास बाबू के मेयर का चुनाव जीतने के बाद सुभाष जी को कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। सुभाष का निर्णय देखने लायक था। सभी रास्तों का नाम अंग्रेज अधिकारियों के नाम पर था। उन्हें बदलकर सुभाष ने रास्तों का नाम भारतीयों के नाम पर रखना शुरू कर दिया और अंग्रेजी शासन को इनडायरेक्टली ये एहसास दिला दिया कि यह व्यक्ति ब्रिटिश शासन सत्ता के लिए बहुत बड़ा कांटा है। बहुत जल्दी ही सुभाष चंद्र बोस एक युवा नेता के रूप में सबको रिझाने लगे, लोगों के दिलों पर राज करने लगे। सन 1927 में साइमन कमीशन के भारत आने पर विरोध शुरू हुआ और उन विरोध करने वालों में सुभाष चंद्र बोस एक थे। साथियों, 26 जनवरी सन 1930 को सुभाष चंद्र बोस ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, तभी अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने आजाद नहीं किया और वहीं से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में खटास पैदा हो गई। यह मतभेद गरम दल और नरम दल की परिभाषा का नींव डाल दिया। साथियों, सुभाष चंद्र बोस को पूरी लाइफ में लगभग 11 बार कारावास हुआ, किंतु 1925 की एक घटना जिसमें गोपीनाथ साहा नामक क्रांतिकारी पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहते थे और बाय मिस्टेक उन्होंने अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार दिया और फांसी की सजा हुई। सुभाष चंद्र बोस फूट फूट कर रोए। सुभाष चंद्र बोस ने गोपीनाथ का डेड बॉडी लिया और विधि विधान से दाह संस्कार किया। अंग्रेजों को भनक लग चुकी थी और सुभाष चंद्र बोस को अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के जेल में भेज दिया गया। बहुत बीमार होने के कारण सुभाष इलाज कराना चाहते थे, किंतु अंग्रेज उन्हें इंडिया नहीं यूरोप भेजकर इलाज करवाना चाहते थे। जेल में सुभाष की मौत न हो जाए, अंग्रेजों ने उन्हें रिहा किया और सुभाष का इलाज डलहौजी से हुआ। सुभाष ठीक हुए। सन 1930 में सुभाष जेल में रहते हुए कोलकाता का महापौर का चुनाव लड़ा और जीत भी गए और सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। एक बार पुनः उन्हें 1932 में जेल भेज दिया गया और उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। एक बार पुनः उनकी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर्स की सलाह पर इस बार वह इलाज के लिए यूरोप जाने के लिए राजी हो गए। कहानी में ट्विस्ट आता है। सन 1933 में से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे और इलाज के साथ साथ वह अपने देश के खातिर लड़ाई जारी रखे। साथियों, वहां सुभाष इटली के नेता मुसोलिनी से मिले और भारत को आजाद कराने के लिए मदद मांगी और मुसोलिनी ने मदद करने का वचन भी दिया। आयरलैंड लीडर डी वालेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। यूरोप में सुभाष जी की मुलाकात विट्ठल भाई पटेल से हुई और कहा जाता है कि इस मुलाकात में गांधी जी की कुछ नीतियों की निंदा किया गया। विट्ठल भाई पटेल बहुत बीमार हो गए और सुभाष के लाख सेवा करने के बाद भी विट्ठल भाई पटेल बचे नहीं। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस को सौंप कर चले गए। अपने पिता की तबीयत अत्यंत खराब होने की सूचना पाते ही सुभाष चंद्र बोस यूरोप से कराची होते हुए कोलकाता पहुंचे। यद्यपि कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, किंतु वह कोलकाता पहुंचे और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर कई दिन तक जेल में रखा
और उन्हें पुनः समुद्री रास्तों से एग्जाइल पर यूरोप भेज दिया। साथियों, सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तिगत जीवन की एक और रोचक तथ्य सामने आता है कि सन 1934 में उनकी मुलाकात एमिली शेकल से हुई, जो सुभाष की पर्सनल टाइपिस्ट हुआ करती थी, और दोनों ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया जिनका नाम अनीता बोस रखा गया। साथियों, 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया और 51 बैलों से खींचे जा रहे रथ से उनका स्वागत किया गया। सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष के रूप में दिया गया स्पीच इंडिया के किसी भी लीडर द्वारा दिए गए स्पीच में सबसे प्रभावी स्पीच था। अध्यक्ष के रूप में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की और उस समय जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। साथियों, सुभाष ने वैज्ञानिक विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना की। आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगला वीडियो लेकर फिर कल आएंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।